अनुज और काजल पति पत्नी थे और दिल्ली शहर में रहने वाले थे। अनुज दिल्ली के करोल बाग में कपड़े की दुकान लगाया करता था। उसका सारा दिन बैठने का काम होता था, जिसके चलते वो दिन पे दिन मोटा होता जा रहा था। साथ ही इत्तेफाक तो वो था कि उसके मुंह से जो भी निकलता था वो सच हो जाता था, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे काली जुबान का भी बोलती थी। एक दिन काजल अनुज के लिए खाना लेकर उसकी दुकान पर जाती है। उसे आराम से फोन चलाता हुआ देखकर वो जाकर बोलती है, मैं इसलिए आपसे कहती हूँ कि थोड़ा मेहनत कर लीजिए। सारा दिन दुकान पर बैठकर फोन चलाते रहते हो। इतने मोटे हो गए हो कि मेरे पति कम बाप ज्यादा लगते हो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम करने क्या आई हो यहाँ पर? घर पे जो ताना देती थी वो कम पड़ गया क्या, जो अब दुकान की शांति भंग करने आ गई? मुझे कोई शौक नहीं लग रहा है आपकी शांति भंग करने का। वो तो मुझे अगले हफ्ते अपनी बहन की शादी में जाना है, तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। फिर मुझे याद आया है कि मेरे पति की तो खुद की साड़ियों की दुकान है। मुझे कहीं और जाकर शॉपिंग करने की क्या ही जरूरत है। लगता है ये महंगी साड़ी का झटका देने वाली है। भगवान इस लालची औरत से ना मेरी दुकान की रक्षा करना। अरे क्या सोचने लगे आप? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ आकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि अपनी दुकान की सबसे महंगी साड़ी तुम्हें दे दूं, वो तुम पे ज्यादा अच्छी लगेगी। हाय, मेरे पति कितने अच्छे हैं। वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बस यही कि भले ही आप शारीरिक रूप से कितने भी मोटे और जुबान के काले क्यों ना हो, लेकिन दिमाग के बहुत अच्छे हैं और तेज है। तुरंत मेरे मन की बात समझ जाते हैं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या इंसल्ट? अरे कुछ नहीं, आप भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? आप मुझे साड़ी दिखाइए, वरना घर जाने में देर हो जाएगी। काजल इतना कहकर सारी साड़ियों को हाथों में लेकर देखने लगती है। उसे जो भी साड़ियाँ पसंद आती सभी को पैक करवा कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपने लाए हुए टिफिन पर जाती है। हाय राम, मैं तो आपके लिए टिफिन लेकर आई थी, साड़ियों के चक्कर में भूल ही गई बिल्कुल। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरा पेट भर चुका है, वो भी तुम्हें देखकर। वैसे तुम ही तो कहती हो ना कि मैं मोटा बहुत हो गया हूँ। एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा ना तो डाइटिंग हो जाएगी। वैसे हाँ, ये बात तो है, आपने सही कहा। एक टाइम का खाना ना खाने पर आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे पता है तुम्हें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये साड़ी लेने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी बहन की अगर शादी हुई नहीं तो? अपने पति अनुज की बात सुनकर काजल बहुत गुस्सा हो जाती है। देखिए, आप अपने मुंह से मेरी बहन के लिए कुछ गलत मत निकालिए। आपकी बहुत काली जुबान है, आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी नजर में मैं अच्छा तो हुई नहीं। कभी मोटा कहती हो, कभी काली जुबान वाला पति कहती हो। अरे जब मेरा काम ही है बैठने का, तो बैठे बैठे मोटा ही होऊंगा ना। 6 पैक ऐप तो बन नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, आप मेरी बात इतनी दिल पर क्यों ले रहे हैं? मैं चलती हूँ, घर समय से आ जाना। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन हाँ आराम से जाना, क्योंकि रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या पता कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाए तुम्हें। फिर आपने गलत क्यों बोला? कितनी बार आपसे कहा है कि अपने मुंह से किसी के लिए कुछ गलत मत बोलिए। अरे तुम तो गुस्सा हो रही हो यार। अरे मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम्हें बोला कि ध्यान से देखते हुए जाना। इसमें भी गलत बोल दिया मैंने। ये काली जुबान का ताना जो देती हो ना, ये सुनने के बाद मुझे पता है क्या लगता है कि अगर मैं गूंगा पैदा हुआ होता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। कम से कम ये ताना तो सुनने को नहीं मिलता। आपसे तो बहस करना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। काजल इतना कहकर दुकान से बाहर जाती है और मेन रोड पर पहुंचकर रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक बाइक वाला आता है और उसे ठोकर मारकर चला जाता है। काजल जैसे तैसे करके घर पहुंचती है। कुछ देर बाद अनुज भी घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी पड़ोसन कमला रसोई में चाय बना रही होती है और काजल हाथों में पट्टी बांधकर हॉल में बैठी हुई होती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने आपसे उसी टाइम बोला था कि आपने मेरे लिए गलत बोल दिया है। अब मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ, बस वही बड़ी बात है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके दुकान से बाहर निकलते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी जान जाते जाते बची है। सच में आपकी बहुत काली जुबान है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है ना काली जुबान नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच वो पक्का गलत है। हमेशा मुझे लेकर तुम गलत सोचती हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अब जो होना था हो गया। आंटी जी, आपको कैसे पता चला कि काजल को चोट लगी है जो आप इसकी सेवा करने लग गई? बेटा, मैं तो यहाँ बहू से चीनी लेने आई थी, लेकिन फिर देखा ये बेचारी अपना हाथ तोड़कर बैठी है, तो मैं इसके लिए कुछ खाना बनाने लगी। अच्छा आंटी जी, अब बना ही रही हो ना,
तो थोड़े बहुत प्याज के पकोड़े बना दीजिएगा। अरे मन कर रहा है खाने का। आपको जरा से भी शर्म है या नहीं? पहले ही इतने मोटे हो गए हो कि बैठा भी नहीं जाता तुमसे, ऊपर से अब आपको पकोड़े भी चाहिए। बहू ऐसा मत बोल अपने पति को, अच्छा नहीं लगता है। अब वो मोटा है तो क्या खाना पीना छोड़ देगा? बेटा तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए प्याज के पकोड़े लेकर आती हूँ। हाँ हाँ खाओ, आराम से खाओ और मुझे भी खा जाओ। आपके मोटे होने से क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। क्या हुआ बेटा, मैं लाती हूँ अभी पकोड़े बनाकर। रहने दीजिए आंटी जी, अब भूख नहीं है, पेट भर गया। अनुज वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीतता है और काजल की बहन की शादी का दिन भी आ जाता है। काजल तैयार होकर अनुज का इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद अनुज भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। शर्ट के ऊपर से उसका निकला हुआ पेट देखकर काजल उसे फिर से ताना मारना शुरू कर देती है। कितनी बार कहा है आपसे, सुबह थोड़ा रनिंग के लिए निकल जाया करो। आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। शर्ट के ऊपर से पेट दिख रहा है, कितने मोटे हो गए हो आप। तुम यहाँ खड़े होकर मुझे मोटे होने का ताना देती रहोगी या शादी में भी चलोगी? अरे देर हो रही है, अब वहाँ जाएंगे देर से तो तुम मुझे सुनाओगी फिर से। शादी में जाना तो है, लेकिन आपके साथ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ आप, सभी लोग हम दोनों को साथ में देखकर हमारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही नहीं, तब तो तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा हो सकता तो मैं पक्का आपको नहीं लेकर जाती, लेकिन आपको अपने साथ ले जाना मेरी मजबूरी है। प्लीज आपसे एक विनती और है, आप शादी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। पता चले आपकी काली जुबान के चलते किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो मोटे पति के साथ साथ काली जुबान वाले पति का भी ताना सुनना पड़ेगा मुझे। काफी देर बहस करने के बाद काजल अनुज के साथ में शादी में पहुंचती है। सभी उसे और अनुज को एक साथ देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। तभी काजल की भाभी रेनू उससे बोलती है, ननन जी, लगता है घर का सारा खाना तो नंदो ही जी खा जाते हैं। आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत बचा लिया करो। देखिए कितने मोटे हो गए हैं, संभालिए इनको जरा, वरना आप इनके आगे बच्ची लगोगी। भाभी आप भैया के ऊपर ध्यान दीजिए ना, मैं उनको संभाल लूंगी, क्योंकि भैया को देखकर तो लगता है घर का सारा खाना आप ही खा जाती है। थोड़ा बहुत मेरे भैया को भी खाने दीजिए, सारा खाना आप ही खा जाओगी क्या? थोड़ी देर बाद पंडित दुल्हन को बुलाता है। काजल अपनी बहन को लेने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी बहन नहीं थी, सिर्फ एक लेटर होता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई है। तभी अनुज धीरे से काजल से बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, जब साड़ी लेने आई थी, ये शादी नहीं होगी। आप तो चुप ही रहिए। आज तक तो मुझे खाली शक ही था, लेकिन आज मुझे सच में यकीन हो गया कि आपकी बहुत ही काली जुबान है। मैं आपकी दुकान से साड़ी लेकर आई थी, आपका खून वैसे ही जल रहा था, अपने भर भर के बद्दुआ दी होगी, तभी ये सब हुआ है। ओ हेलो, तुम्हारी बहन भागी है, इसमें भी मेरा क्या दोष है? मैं थोड़ी उसे लेकर भागा हूँ। और तुम चिल्लाती क्यों मुझ पे? हाँ, हर बात पे चिल्लाती रहती हो। तमीज से बात किया करो, पति हो तुम्हारा। और हाँ, मैं जैसा हूँ ना, परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा। और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो ना तो मायके में ही रहना। अनुज को गुस्से में देखकर काजल डर जाती है और उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी उसे न ही मोटे होने का ताना देती है और न ही उसकी जुबान को लेकर। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज एक पैर वाली लड़की, जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे, जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी, मैं बात करती हूँ। माँ जी, मानती हूँ मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने 2 पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है।
और पंकज तू, आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था, बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया, लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी? अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगाकर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है, अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया ये क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? माँ मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम, माँ मेरी मदद करो ना, देखो ना रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया आज तो माँ ने हद कर दी, इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे, हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताई शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना, मुझे याद है 2 महीने पहले पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता।
इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती, लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है। रीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। रीमा को बासमती चावल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना रही थी। वो बनाकर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सावी वहाँ आती है और उसे बासमती चावल को चटकारे लेकर खाते हुए देखकर बोलती है, अरे बाबा, कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। ये लो, आप भी खाओ। और वैसे भी मुझे तो बासमती चावल ही पसंद है ना, मैं तो इसी के बनाती हूँ हमेशा से। और वैसे भी जो कल खाया था वो आज निकाला भी तो होगा ना, इसलिए मैंने बना लिया दोबारा पुलाव। खाओ इसे। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा, अभी तू अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। इसीलिए कहती हूँ संभल जा। फर्क मुझे ना अच्छे से पता है, तभी ये मेरे मन पसंद है हमेशा से। और वैसे भी जब ससुराल जाऊंगी ना तो वहाँ भी बासमती चावल ही बनाऊंगी और खाऊंगी। बेटी, तू यहाँ तो खा रही है क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तेरे ससुराल वाले भी उतने ही अमीर हो और रोज रोज बासमती चावल खिला सके तुझे। हाँ, तो मेरे लिए कोई अमीर लड़का ही देखना जो हर रोज मुझे बासमती चावल ही खिला सके। ऐसा वैसा कोई घर में शादी मत कर देना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो दुनिया भर के लड़के सारे बैठे हुए हैं ना। तू आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे पूरी उम्र भर बासमती चावल खिला सकूंगा। आई बड़ी। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि अमीर लड़का ही देखना जिसके घर में बासमती चावल ही बनते हो। हाँ। रीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल की दुनिया में खो जाती है और उसे खाने लगती है। ऐसे ही रीमा जब भी चावल खाती तो बस बासमती चावल खाती। कुछ दिनों बाद रीमा अपनी सहेली रितु के साथ कॉलेज के अंदर थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन में बैठती हैं और अपना अपना टिफिन खोलती हैं। और अब रीमा के टिफिन में तो बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है और वो रीमा से सवाल करती है, क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे यार, कोई ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब
मुझे बासमती चावल पसंद है तो इसके लिए कोई फंक्शन रखना जरूरी थोड़ी है। पसंद तो मुझे बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी बिना किसी बात की बासमती चावल खाऊं। अरे यार देख, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो पसंद है ना वो खाते पीते रहो। और वैसे भी मैं तो हमेशा से अपनी पसंद का ही खाती हूँ ना, तो बासमती चावल तो खाऊंगी। वैसे तू लाई क्या है खाने में? अरे यार मैं भी वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खा कर देख। मेरे तो बासमती ही फेवरेट है, तू ही खाना अगर इतने ही अच्छे बने हैं। अब दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा ही रहे थे कि तभी रितु का भाई अमन रितु को लेने के लिए आता है और रितु को अपने पास बुलाता है। और तभी रीमा रितु से बोलती है, कितना स्मार्ट है ये, तूने बताया ही नहीं कभी कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। अरे मैडम रुक तो जाओ, सामने वाले की भी सुन लिया करो। और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। यार तो छोटी बच्ची है क्या? तेरा भाई तुझे कॉलेज से लेने आया है। एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो, मैं यहाँ आई क्यों हूँ? और भैया आप वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, और आज कैसे आ गए? वो क्या है ना, मैं आज जल्दी घर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त रीमा है, आप इसे भी घर छोड़ दो ना प्लीज। अब इन्होंने तारीफ की है तो घर छोड़ना तो बनता है ना। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ मेरा सफर तो एक सपने जैसा है। भैया ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा ना लाइन मत मारो, समझे? हाँ तो मैंने इसकी तारीफ की है क्योंकि ये स्मार्ट है और मैं भी तो सुंदर हूँ, तो मेरी भी तो तारीफ बनती है ना। तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमन पहले रितु को छोड़कर फिर रीमा को छोड़ने चला जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कई दिनों की बातें और मुलाकातें अब प्यार में बदल जाती है। दोनों अपने अपने घर बता देते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले भी घर खानदान और लड़की लड़का देखकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देते हैं। शादी के अगले दिन रीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। आज रीमा की पहली रसोई थी और सबको ये अच्छा लगता है कि उसने पुलाव बनाए। और वहाँ रितु, अमन और रीमा की सास सीमा तो मौजूद थे ही। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं और रितु बोलती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। राम राम राम, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी देखो कितना खर्चा बैठा दिया। अब पता नहीं आगे क्या ही करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आगे मुझे अपना घर भी चलाना है। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। अरे अपने मायके से थोड़ी लाई है बासमती चावल, आते ही खर्चा करने लग गई मेरा। अब फालतू की बात क्यों सोच रही हैं? अभी जो सामने है उसे एंजॉय कीजिए ना। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल से तो है ही ना। अरे नहीं तो क्या, आप इंजॉय करो यार। वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी है रोज रोज बनेगा। रोज खाती हूँ मैं तो। अरे हाँ, अब भाभी बन गए हो तो कुछ भी मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ। रितु रीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाने में मगन हो जाते हैं। अब शादी के बाद भी रीमा रोज रोज बासमती चावल बनाने लगती है और जब भी उसका मन करता वो चावल चढ़ा दिया करती। कई दिनों तक जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन सीमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल खुद जाकर बना देती है और राशन के सादे चावल देखकर रीमा का मत्था घूम जाता है और रीमा बोलती है, आपने ये क्यों बना दिया? मैं तो खाना बना ही रही थी। क्या है ये सब? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया है। रोज तो तू ही बनाती है ना, रोज तो अपने हाथों का खाना खिलाती है, तो आज अपनी सास के हाथ का खाना खाकर भी देख। अब बनाया तो बनाया सही, लेकिन अच्छा तो बनाती ना। ये कौन से चावल की बना दिए? बहू पाप लगेगा, ऐसे अन्न को ना गंदा नहीं बोलते हैं। आपको क्या खुजली थी यही चावल बनाने की? ये वाले चावल तो कोई घर में खाता तक नहीं है। बहू तू आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हमारे घर में ये राशन के चावल ही बनते हैं शुरू से। तूने रोज बासमती बनाकर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। आपकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आती। मतलब बासमती चावल खाने से हम रास्ते पे आ जाएंगे? मतलब कुछ भी सोचते हो आप। हटो, मैं बासमती चावल बनाती हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, जो मैंने बनाया है ना वही खाएंगे। कोई बासमती चावल नहीं बनेगा घर में।
मैं ये चावल नहीं खा सकती बिल्कुल भी। आप ही खाओ, आपने बनाए हैं तो। अब रीमा सीमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी रीमा किसी की भी नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती और रोज बासमती चावल बनाकर खुद भी खाती और सबको खिलाती। लेकिन साथ में अब कोई भी बाहर से आया या फिर घर में कुत्ता हो या भिखारी आया, वो सबको भी बासमती चावल बांटने लगी थी। ये सब देखकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल बनेंगे ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। सीमा अब खाना पीना दोनों बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो साफ इनकार कर देती। ये सारी बातें अमन को पता चलती है तो अमन एक खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे में जाता है और सीमा अमन को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अमन को गुस्सा आता है। वो रीमा को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, जब माँ ने मना कर दिया है बासमती चावल बनाने से, तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो यार? क्योंकि मुझे पसंद ही बासमती चावल है। अब जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ खुद अपना ही पेट भरो यार। आप तो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए ना। तो तुम एक काम करो, ये बासमती चावल तुम ही खाओ, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। अब रोज बासमती चावल नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी तो बात आपको कभी माननी पड़ेगी ना। हफ्ते में एक बार तो बासमती चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सीमा और रीमा दोनों बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल खाएंगे, ये बात तय होती है। लेकिन रीमा को बचपन की आदत थी, वो ढीठ थी और कहाँ ही सुधरने वाली थी। कुछ दिनों बाद में वो फिर से बासमती चावल बनाने लगती है और तंग आकर अब उसकी सास सीमा उसे अपने मायके रवाना कर देती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में रीमा में सुधार आएगा और वो अपनी बासमती चावल खाने की आदत को छोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।